नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में। 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। इससे पहले आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सत्र शुरू हो गया। अखिलेश यादव की कटाक्ष या तल्खियां एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो आज दिखाई दिया, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जब अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, उसके बाद जिस तरह से हुटिंग की गई, गो बैक के नारे लगाए गए, वो एक अलग तरह की चर्चा का विषय बन गया। योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी विधानमंडल के सदस्यों को जो आदेश दिए हैं वो भी एक मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सभी लोग जो है राममय बनकर आएंगे। वो किस तरह की चीजें हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर, फिर आगे की बात करते हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है। ये साल 2024 का पहला और 18वीं विधानसभा का 7वां सत्र है। साल का पहला सत्र होने के नाते इसकी शुरुआत दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के समक्ष राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। अभिभाषण में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया। उन्होंने अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रमुखता से उल्लेख किया। साथ ही कहा कि देश विदेश के निवेशकों द्वारा अब तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस निवेश से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की बात कही है। बजट सत्र है तो वर्ष 2024-25 का बजट भी इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर के आय व्यय को लेकर के सदन में चर्चा होगी। सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो अपने दर्शन पूजन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सके, इस हेतु हमारी सरकार ने अयोध्या में अवस्थापना विकास के अनेक उपयोगी कार्य संपन्न कराए। आज अयोध्या जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी से संपन्न हो रही लगभग 33 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं यहाँ गतिमान है। आज अयोध्या अपने त्रेता युगीन वैभव के साथ नगरीय विकास और संपन्नता के मॉडल के रूप में नवीन मानक घटा मानते। भगवान श्री रामलला का अपने। वहीं विपक्ष ने जोरदार हंगामे के साथ सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। साथ ही यूपी सरकार को कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या को लेकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में व्यापार करने में आसानी नहीं है, बल्कि अपराध करना आसान है। उन्होंने कहा बीजेपी ने जो वादे किए वो सभी अधूरे हैं और आगामी चुनाव में पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो वादे किसानों को किए थे वो सब अभी तक अधूरे हैं। किसान हमारा दुखी है, संकट में है और किसान को सबसे ज्यादा दुखी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा बीजेपी सरकार यूपी के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का काम अराजकता और गुंडाई फैलाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। ये बजट सत्र है और बजट सत्र में सभी माननीय विधायकों को भाग लेकर के उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपना योगदान करना चाहिए। लगातार देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी अपने डीएनए को कभी भी बदल नहीं पाई। अराजकता, गुंडई, जिस ढंग से अव्यवस्था फैलाना उनका पुराना सगल रहा, उस पर वो कायम है और उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें पहचान लिया है और इन्हें कभी स्वीकार। आपको बता दें, इस बार विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई 9 दिन संचालित होगी और इस बजट को जहां एक तरफ यूपी सरकार जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का बजट बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में लगी है। अब देखना ये होगा कि जनता इस बजट को किस तरीके से देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आज से बजट सत्र शुरू हो गया। ये 12 फरवरी तक चलेगा। 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। उसके बाद 6 फरवरी को गवर्नर आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। ये है इसका हाईलाइट। और इस बजट में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है, इसकी संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अश्विनी साही जी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और डॉक्टर बीपी त्यागी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और डॉक्टर भी हैं, और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल से जुड़े हुए हैं, आप उसके महासचिव भी हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी साही जी, आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि आपकी सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है। पिछली बार के मुकाबले इस बार के बजट में क्या क्या नया होने वाला है और कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि हर बार सरकार ने बजट में अपने आप को बढ़ाया है। जी अजय जी, देखिए हमारी सरकार जब से आई है उत्तर प्रदेश में, हम लोगों का पिछला बजट लगभग 7 लाख करोड़ का पेश किया गया था जी। बहुत भारी भरकम बजट, और उसमें कहीं 12%, कहीं 18% ये बढ़त लगभग क्रमवार हुआ है। तो प्रदेश के सर्वांगीण विकास को देखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या लिया है ये कहना अभी तो उचित नहीं है, वो 5 तारीख को ही पता चलेगा। मगर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हमारी योजनाएं अधूरी हैं उन योजनाओं को पूरा करने का काम, जो योजनाएं आगे आने वाली हैं उसको करने का काम, जनता के नौजवानों के, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ यहाँ के बजट में रहता है। चाहे केंद्रीय बजट हो या उत्तर प्रदेश का बजट हो, बड़ा बेहतरीन तरीके से और सर्वांगीण विकास के लिए बजट पेश किया जाता है। देखिए अभी भारत सरकार का बजट आया, कोई उसमें चुनावी कोई बजट नहीं था, कितना शानदार और सशक्त भारत का और विकसित भारत को बताता हुआ वो बजट था। उसी तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ का भी बजट 5 तारीख को पेश करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में जो लैंडलॉक स्टेट उत्तर प्रदेश थी, इसमें लगभग आज हम 19-20 एक्सप्रेस वे की परिकल्पना कर रहे हैं, 7-8 चालू हो चुके हैं। जो बचे हुए हैं, जो आधे अधूरे काम है, उनका आगे करना, कई एक्सप्रेस वे को मिलाने वाले लिंक एक्सप्रेस वे, उनका वो है। फिल्म सिटी के लिए जो पैसा पिछली बार गया था उसमें आगे बढ़ाने के लिए फिल्म सिटी का भी निर्माण उसमें है। डिफेंस कॉरिडोर जो ये बन रहा है, जिसमें उसमें और क्या क्या बढ़ाना है, लगभग जो 40 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं उसमें सरकार की क्या सहभागिता है, कितना उसमें और आगे बढ़ाना है, उसमें सरकार क्या कर सकती है, उसका काम करना जी। उत्तर प्रदेश में हर चौराहे पर कुछ दिन से एक रोजगार बांटने का रोजगार मेला जो लगता है जी, जो माननीय सांसद, माननीय मुख्यमंत्री ये रोजगार बांटने की बात करते हैं, नौकरियां देने की बात करते हैं, उसमें कितना हम पुलिस में भर्ती देखिए किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। पुलिस भर्ती, जो भर्तियां हमारे यहाँ हो रही हैं, वो चाहे रोजगार का सृजन हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का हमारा जो है माइलस्टोन उत्तर प्रदेश में इस समय हिंदुस्तान के लिए नजीर बन रहा है जी। और उसमें भी बहुत सी चीजें जो छूट रही हैं, वो सब चीजों का एक वो करके, जैसे अभी मेडिकल पार्क बनाने की बात अभी चल रही थी, नोएडा में एपरल पार्क में कुछ काम बचा हुआ था, जो डेटा सेंटर्स वगैरह खुलने से, ये सारी चीजें हम समावेशी विकास करने के लिए अगला बजट लेकर आ रहे हैं और बड़ा शानदार बजट होगा उत्तर प्रदेश में। और सबसे अच्छी होगी, आप एक चीज जरूर देखिएगा जिसका अनुमान हम और आप सब लोग लगा रहे हैं कि टूरिज्म में उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि टूरिज्म से उत्तर प्रदेश को बहुत बढ़िया आय होने की उम्मीद है। ठीक है, तो सरकार टूरिज्म पर ज्यादा फोकस करेगी जी। टूरिज्म में जैसे बात करें, मैं पहले बीपी त्यागी को शामिल कर लेता हूं, फिर आगे की चर्चा आपसे करूंगा। डॉक्टर बीपी त्यागी, इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं पहले तो माननीय शाही जी से हेल्थ के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है जी। जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार बजट दिया है हेल्थ का, वो पिछले बजट से 13% ज्यादा जरूर है, लेकिन एज पर यूनाइटेड नेशंस जो हमें 5% मिलना चाहिए था जीडीपी का, वो हमें मिला है 2.38%।
और जो टोटल बजट का 8% मिलना चाहिए था वो मिला है 1.98%। तो हमें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही काफी कम बजट एलोकेट हुआ है, हेल्थ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो जो यहाँ स्टेट के लिए हेल्थ के लिए बजट होगा वो शायद इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा जितना हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, मैं माननीय शाही जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनना था, उसके बारे में क्या बताएंगे? कितने मेडिकल कॉलेज अभी बने हैं और कितने मेडिकल कॉलेज अभी बनने हैं? एक इन्होंने कोई प्रपोजल रखा है, कोई असाध्य रोग होते हैं उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रपोजल रखा है। तो ये असाध्य रोग कौन कौन से हैं, उनके बारे में अगर बताएंगे। जो रूरल स्वास्थ्य मिशन है उसमें इन्होंने 12,631 करोड़ रखा है जी। और जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड को हमारे 2.34 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आउट ऑफ 25 करोड़। 25 उत्तर प्रदेश की जनता है, उसमें से सिर्फ 2.34 करोड़ ही क्यों उसको यूटिलाइज कर पा रही है? ठीक है, ये आपकी चिंता है कि इतने लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव सिम्टम्स तो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ोतरी की है, 13% बढ़ाया है। यानी कि उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी जरूर करेगी उसके अंदर। वो कितनी बढ़ोतरी होगी वो 5 फरवरी को जब बजट पेश करेंगे सुरेश खन्ना तो पता चलेगा उसके अंदर कितनी बढ़ोतरी है। फिलहाल जिस तरह से बात कर रहे थे अभी अश्विनी शाही जी, आपने टूरिज्म पर फोकस की बात कही, तो जो बातें मैं अभी सुन रहा था उत्तर प्रदेश की गवर्नर को, जो उन्होंने कहा आज के अभिभाषण में, ये तो आपने उसका भी जिक्र कर दिया, एक जिला एक उत्पाद, उसका उन्होंने भी जिक्र किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया सेंटर खोले जा रहे हैं, खेलो इंडिया सेंटर वो भी खोले जा रहे हैं। और जैसा कि अश्विनी शाही जी, आपको पता है उत्तर प्रदेश में 2 इन्वेस्टर समिट्स हो चुके हैं, G20 भी हमने उसको देखा है, वो भी फोकस में है, और विश्व कप की भी बात हुई थी। और ये जो चीजें हैं, पेंशन प्लान में भी कुछ सुनने में आ रहा है कि जो निराश्रित महिलाएं हैं, ये दिव्यांग हैं, उनकी पेंशन 1500 रुपए करने का इरादा है, जिसमें लगभग 93 लाख लाभार्थी होंगे। ये संभावना है, टेंटेटिव है, अभी कुछ नहीं है। और किसान और यूथ और कृषि और सब्सिडी, बिजली, नवीनीकरण ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जैसे कॉरिडोर की बात हो रही है और एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, ये सब उसमें आ रहे हैं। लेकिन जो एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि नारी शक्ति वंदन महासंपर्क अभियान शुरू होगा। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग अश्विनी शाही जी, लाभार्थी संपर्क अभियान। तो यानी कि जो ये लाभार्थी शब्द आया, तो इससे मेरी समझ में आया कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी उत्तर प्रदेश सरकार बजट को पेश करेगी। तो मेरा तो सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किस तरह की संभावनाओं की हम उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह से? जैसे देखिए अजय जी, उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि लाभार्थी संपर्क योजना जी, तो फरवरी से मार्च तक ही चलेगा। हाँ जी जी जी, वो कार्यक्रम हमारा तय हो चुका है जी। और पार्टी जो है, चूंकि सरकार की योजनाएं जो है जी, हम ये देखना चाहते हैं कि किस कदर हमारे अधिकारी अंततः लाभार्थी तक, जो अंत्योदय की योजना थी, वो अंतिम लाभार्थी तक किस तरीके से पहुंचने में मदद कर रहे हैं या रुकावट कर रहे हैं जी। ये कहीं पर अगर किसी को 10 योजना चल रही है सरकार की, तो उस 10 योजना में अगर परिवार पात्र है 10 योजना का, तो उसको 4 योजना मिली है, 5 मिली है या 10 मिली है। इसका एक तरीके से हम इकट्ठा करेंगे कि अगर वो, जैसे देखिए एक उदाहरण के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या गए, वहां पर मांझी जी के घर पे गए और वहां उनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला था। बाकी जो योजना मिली थी पूरे देश ने देखा, ये कहने की जरूरत नहीं थी। तो सरकारी उसमें जैसे ही वो हटे, दूसरे दिन उनको आयुष्मान कार्ड और जो भी उनको योजनाएं नहीं मिली थी, वो योजनाएं देने का काम प्रशासन ने किया। वही देखने वाली चीज है, शासन प्रशासन सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में कितनी मदद कर रहे हैं,
या अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, ये पता लगाने का लाभार्थी से संपर्क हम करेंगे, जिसका एक विजन होगा, जिससे एक ये होगा कि हाँ सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं, या जो पा रहे हैं वो कितना पा रहे हैं, या जो नहीं पा रहे हैं वो क्यों नहीं पा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर इसका असर लोकसभा चुनाव में तो देखा जाएगा ना, पड़ेगा इसका असर तो लोकसभा चुनाव में। अजय जी राजनीतिक दल क्या मतलब जो है चुनाव लड़ने के लिए ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल मंदिर में घंटा बजाने आते हैं। टाइमिंग की बात हो रही है, टाइमिंग की बात हो रही है। कोई टाइमिंग नहीं, चुनाव ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम सभा का भी चुनाव होता है, जिला सभा का भी होता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी होता है और लोकसभा का भी होता है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा साल। अजय जी आपने सवाल अच्छा किया, तो इसलिए मैं बताना जरूरी है आपके दर्शकों के लिए कि कौन सा साल ऐसा है जहां चुनाव नहीं होता है। तो आप सब चीज को टाइमिंग से देखेंगे तो सरकार काम करना बंद कर दे, राजनीतिक दल चुनाव लड़ना बंद कर दे, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। सभी चीज एक साथ चलता रहता है साइमल्टेनियसली, सभी चुनाव भी होगा, विकास भी होगा। जी चलिए बीपी त्यागी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं मैं ये कहना चाह रहा था कि अजय जी, माननीय शाही जी से पूछना चाह रहा था कि अगर माननीय मोदी जी उस परिवार के पास नहीं जाते, उन्होंने टी शर्ट भी भेजा है क्योंकि उन्होंने चाय पिलाई थी उनको, तो क्या उनको आयुष्मान कार्ड मिलता या नहीं मिलता, एक तो ये। और दूसरा जो अभी इन्होंने प्रपोज वो दिया है बजट, उसमें 35,950 जो ये जोड़े हैं इनकी शादियां करनी है। अभी मैं 1-2 दिन पहले कोई वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ फेक मैरिज हो रही थी और उस पर शायद कार्रवाई भी हुई है। तो ये जो 35,950 सामूहिक शादियां होंगी, क्या ये उसी तरह की होंगी या इस पे भी कुछ अधिकारी हमारे या जो जनप्रतिनिधि उस एरिया में है वो इस बात का संज्ञान लेंगे कि ये फेक मैरिज ना हो? जी शाही जी। जी देखिए त्यागी जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब था कि कितना जो उनके यहाँ गए थे, अगर वो न जाते तो क्या उनको कार्ड मिलता। जो अजय जी ने सवाल पूछा था और मैंने उसका जवाब दिया कि लाभार्थी संपर्क योजना जो हमारी है ये उसी के लिए है कि अगर वहां नहीं पहुंचा, वहां तो माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच गए, लेकिन यहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, कार्यकर्ता वहां की चीजों को नोट करके सरकार को देंगे और सरकार के अधिकारी अगर नहीं हुआ है तो करेंगे, और हुआ है तो बहुत अच्छी चीज है, तो ये करने का काम करेंगे। दूसरा, शादियों का कार्यक्रम वो पिछले बजट से ही हर बजट में लगभग रखा जाता है और किया जाता है। आपने कहा कि फेक हो रहा था, उस पर कार्रवाई भी हुई, तो आपने सवाल भी किया, आपने जवाब भी दिया। अगर फेक है तो सरकार कार्रवाई कर रही, इसका मतलब सरकार जो है जागृत है, सुसुप्त अवस्था में नहीं है, कोई फेक चीजें नहीं हो रही है। जो सरकारी चीजें होती हैं, सरकारी मैरिज जो होता है, जो सामूहिक विवाह कराया जाता है, उसके लिए बजट का एलोकेशन होता है और वो बजट प्रॉपर तरीके से खर्च किया जाता है। उसका पूरा चिट्ठा हर जिले में, पूरे प्रदेश में सब जगह है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं होता है और वो बहुत शानदार काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर हर साल हर बजट में 25,000 30,000 शादियों का बजट अगर रखा जाए, 33,000 40,000, तो ये बड़ा ही एक अच्छा संदेश जाता है प्रदेश के नागरिकों के लिए। इस सरकार उनके लिए जवाबदेह है, उनके दुख के समय उनके साथ है, क्योंकि बहुत सी माताएं और पिता ऐसे होते हैं जो बच्चियों की शादी करने में अक्षम होते हैं। चलिए ठीक है, तो वो अक्षमता दूर करने में सरकार उनके साथ खड़ी है, ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है। शाही जी, इस बार सरकार जो है अपने जो भी उसका राजस्व है इस बजट में, उसका कितना परसेंट खर्च करने जा रही है? वेतन पे, पेंशन पे, अलग अलग चीजों पे, जो वेतन जो है टोटल राजस्व जो खर्च होता है उसमें पिछली बार 52% था, इस बार कितना रहने की उम्मीद है? अब ये अनुमान जो पिछला था वो तो 5 तारीख को ही हम लोग इस पर विशेष चर्चा कर पाएंगे, अभी अनुमान लगाना उचित नहीं है। 52% अगर है तो हो सकता है कि एक साल में जरूर नियुक्तियां हुई हैं और कुछ चीजें बढ़ी हैं तो बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, वो तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, बढ़ना चाहिए और खर्च करने के लिए जो राजस्व की प्राप्तियां होती हैं और जो खर्च होते हैं, सरकार उसका आकलन करती है, तभी वही बजट पेश किया जाता है। हम लोग घरों में ये देखते हैं कि प्राप्ति कितनी होती है, उससे खर्च का अनुमान लगाते हैं, सरकार इसके उलट करती है। सरकार कितने खर्च होते हैं फिर प्राप्तियों की बात करती है। ठीक है,
जैसे 2 इन्वेस्टर समिट हुए उत्तर प्रदेश में और एमएसएमई सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, एक उत्पाद एक जिला, यानी कि जो रोजगार है या स्वरोजगार है और जो एमएसएमई सेक्टर है, इसको बूस्टअप करने के लिए कितना पैसा एलोकेट हो सकता है इस बार? देखिए, पिछली बार मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा है कि कितना पैसे का एलोकेशन हुआ था, और मैं गलत तथ्य नहीं रखना चाहूंगा आपके सामने जी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, इतना जरूर कहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार का ये फोकस है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में जो बीमारू राज्य हुआ करता था उसको तो एक बेहतर राज्य बना दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब हम इसको टॉप पर ले जाने की तरफ जा रहे हैं, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम ले जाने की बात करते हैं कि हम पूरे देश में टॉप पर हैं, लेकर जाएं। हम दूसरे या तीसरे नंबर पर अभी हैं पूरे देश में। आज उसी के लिए जो भी किया जा सकता है, जहां से भी किया जा सकता है, जो विकास किया जा सकता है, वो विकास करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। यहाँ की जनता को जो चौमुखी विकास की जो दिशा दिखाई जा सकती है, उसमें हम विकास में, डेवलपमेंट में जो पैसा खर्चा करेंगे, क्योंकि अब हमारे, जैसे मैंने पर्यटन का फिर जिक्र किया था आपसे, पर्यटन भी एक हमारे पहले नहीं था, ये सिर्फ एक हमारे पास ताजमहल था, कुछ जो है काशी से कुछ आता था, लेकिन काशी में हजारों % की बढ़ोतरी हुई है। राम मंदिर बनने से राम मंदिर ने उत्तर प्रदेश में लगभग समझ लीजिए कि 25,000 करोड़ से ऊपर का अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्व की प्राप्ति होगी। तो अब एक पर्यटन भी एक उत्तर प्रदेश का बहुत शानदार विकल्प होने जा रहा है यहाँ की राजस्व प्राप्तियों में। तो हम उसी के हिसाब से खर्च करने की भी बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में हमें लगा टूरिज्म जो है इस बार आपका एक एड ऑन हो रहा है, मेन फोकस में आ रहा है। टूरिज्म पे जो चर्चा चल रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जितने भी सिद्धपीठ मंदिर हैं, उनको डेवलप करने की बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार का इसके ऊपर फोकस हो सकता है, यानी कि हम यूं कहें स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम अजय जी संशोधन कर दें। आप उसका सवाल पूछ ली। स्पिरिचुअल के साथ साथ जितने एक्सप्रेस वे बने हैं, हम ऐतिहासिक जो है हमारी धरोहर है, उस पर भी हम उस टूरिज्म पर भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं जो इसमें पूछना चाहता हूं, जब सपा सरकार थी तब भी बुंदेलखंड का जिक्र हो रहा था कि उसको एज ए टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जाएगा और काफी अच्छा पैसा उसके लिए भी एलोकेट किया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया बुंदेलखंड को लेकर। अब 2 टर्म से आपकी सरकार है, तो क्या इस बार बुंदेलखंड आपकी सरकार के उस दायरे में है कि हाँ ठीक है, ध्यान में कि हाँ वो बुंदेलखंड को लेकर भी कुछ किया जाना है, बुंदेलखंड को भी एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जाए? जी, अब देखिए, बुंदेलखंड में हमारा जो सेंटर में आता है झांसी जी, झांसी के किले से लेकर, और चाहे चित्रकूट का जो मामला है, चित्रकूट का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, उसमें जितने हेरिटेज किले हैं, उन सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही उस समय उद्घाटन के समय ही ये कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्यक्रम चालू कर दिया था। मैंने जो बीच में आपको रोककर बोला वो बुंदेलखंड में ही आता है। दूसरा, जो पिछली सरकारों का मुकाबला हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि पिछली सरकारें जो काम करती थी, बुंदेलखंड में एक बहुत भारी समस्या थी पलायन की। पलायन क्यों होता था? वहां पानी नहीं था। तो लोग अन्ना पशु वहीं से शुरू हुए हैं कि वो जब जनता को पानी पीने को नहीं मिलता था तो पशुओं को न चारा खिला पाते थे न पानी देते थे। वो काम जो है हर घर नल की योजना से लगभग हम 80% से ऊपर अचीव कर ले आए हैं। हम ये नहीं करेंगे हम 100% कर ले आए, लेकिन हर घर नल योजना में 80% हम अचीव कर लिए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या को दूर करने का काम योगी सरकार ने किया है। दूसरा, मैं एक चीज और एड ऑन करना चाह रहा हूं आपसे। चित्रकूट का आपने जिक्र किया है अश्विनी साई जी। चित्रकूट वो जगह है जहां पर भगवान श्री राम ने 11 वर्ष अपने वनवास के बिताए, व्यतीत किए, माता सीता के साथ और भ्राता लक्ष्मण के साथ। वो जो आश्रम है जहां वो रहे, जहां उनके पद चिन्ह है चित्रकूट के अंदर, उस वन के अंदर, उसको लेकर कोई योजना है क्या उत्तर प्रदेश सरकार की कि यहाँ श्रद्धालु वहां भी जा सके कि जहां भगवान श्री राम ने 11 वर्ष बिताए चित्रकूट में, या सिर्फ राम मंदिर तक ही सीमित है सब कुछ? देखिए, राम मंदिर की लड़ाई, ज्ञानवापी की लड़ाई और मथुरा की लड़ाई अलग है जी। राम मंदिर में रामलला विराजमान स्वयं पक्षकार होकर 500 वर्षों तक मुकदमा लड़े और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने मर्यादा के हिसाब से ही न्यायालय से न्याय पाकर वहां पर मंदिर आज बन गया, पूजा चालू हो गई जी। ज्ञानवापी में भी ज्ञानवापी में भी पूजा चालू हो गई।
और मथुरा में भी हम लोग जो है न्यायालय की शरण में है, वो भी मामला जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए रोज मिलता जा रहा है एक एक चीज, कहीं विष्णु भगवान की चिन्ह मिल रहे हैं, कहीं कमल मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। ये तो जबरदस्ती है दूसरे पक्ष की, नहीं तो भाई को अगर चारा वो लोग न समझते तो अभी तक जो है राम मंदिर के बाद शर्मिंदगी के नाते इन तीनों को सौंप देते। मैं चित्रकूट के बारे में पूछ रहा था कि वहाँ कितना दूसरी कुछ चीज, है अब क्या? मैं चित्रकूट तक चलता हूँ, तो ये लड़ाई का मामला था, वहां चित्रकूट में लड़ाई का मामला नहीं। और मैं ये कहूंगा कि आपका रिपोर्टर आपके पास होगा, हमसे ज्यादा खबर रखता होगा, एक स्टोरी कराइए 2017 के पहले का चित्रकूट और 2017 के बाद का चित्रकूट, आपको अंतर अपने आप पता चल जाएगा। और वो आपका रिपोर्टर आपको पूरी न्यूज दे सकता है कि क्या क्या किया जा रहा है और क्या क्या करना बाकी है। क्योंकि जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो हम गोरखपुर से उठाते हैं तो सहारनपुर तक हम चले जाते हैं, शाकंभरी देवी तक। हम विंध्य क्षेत्र से विंध्याचल मंदिर से शुरू करते हैं तो हम चले जाते हैं ललितपुर तक। तो हमको चारों तरफ तक वो चित्रकूट तक का जो हमको वो करना है, तो वो सारा जो है स्पिरिचुअल टूरिज्म में हो या हेरिटेज टूरिज्म में हो, ये सब में हमको आगे बढ़ना है और सब में सरकार काम करेगी, तभी सरकार की राजस्व घाटा कम होगा, प्राप्तियां ज्यादा होंगी। क्योंकि आप हमारे पास ना कोई खनिज है ना हमारे पास कुछ है, ललितपुर में थोड़ा बहुत जो निकलता है वही है, उसके अलावा हमारे पास कोई खनिज भी नहीं है। चलिए ठीक तो है, हमको काम करना पड़ेगा वाटरवेज से, एयरवेज से और रोडवेज। दो सब्जेक्ट पे बात करते हैं आपसे, एक मेडिकल पर और एक किसानों पर। किसानों को लेकर जैसे निजी ट्यूबवेल है, खाद है, बीज है और जो इसका इक्विपमेंट है, उस पर सरकार क्या करने जा रही है, कितना खर्च करेगी, कितनी सब्सिडी देगी, सस्ती बिजली की हम बात कर लें या कितनी बिजली मिलेगी किसानों को, और बाढ़ नियंत्रण जो कि अक्सर बारिश के मौसम में हम देखते हैं पूर्वांचल साइड में बाढ़ वगैरह आती है, इस तरह चीजें स्थितियाँ बनती हैं। तो ये और सिंचाई को लेकर क्या आपकी योजना है? ग्रामीण आवास योजना को लेकर सरकार कितनी संभावनाएं आप देखते हैं कि हाँ इतना हो सकता है, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। और पिछली बार सरकार ने कहा था कृषि में हम स्टार्टअप संस्कृति डेवलप करना चाहते हैं, कृषि में स्टार्टअप संस्कृति, उसमें कितनी सफलता मिली है यह है। और इस बार मेडिकल क्षेत्र में सरकार क्या देने जा रही है, जो डॉक्टर बीपी त्यागी अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो मैंने दोनों सब्जेक्ट पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले किसानों को लेकर अश्विनी साई जी। जी देखिए, किसानों के साथ सरकार का हमेशा सहयोग रहा है और रहेगा। अभी गन्ने का मूल्य देखिए बढ़ाया गया, उसके बाद खाद में हम थोड़ा सा पिछड़ रहे थे। देखिए उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आई गई, गोरखपुर का खाद कारखाना हम लोगों ने शिलान्यास करके फिर चालू भी कराया उसको। जी। हम लोग किसानों के लिए जो सोलर पंप है, आप पता कराइए सोलर पंप कितने बृहद पैमाने पर सिंचाई के लिए बांटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो या केंद्र हो, केंद्र सरकार ने अभी बजट जो पेश किया, देखिए हम रेवड़ी नहीं बांटने का काम कर रहे हैं। हमने क्या काम किया कि 2 करोड़ मकान बनाएंगे, उसमें 20 लाख शायद मकान या 18 लाख उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी आया है। जी। हम उन मकानों पर सोलर पैनल लगाकर उनको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और प्लस 18-20 हजार रुपया कमाई की उनकी होगी। जी। तो हमने फ्री नहीं बिजली दी, हमने उन्हीं का यूज किया, सरकारी सहयोग दिया और उनको 300 यूनिट बिजली फ्री दी। ठीक है। दूसरी सरकारें क्या कर रही हैं, वो पंगु बनाती हैं कि भाई हम आपको बिजली फ्री, पानी फ्री, जनता लालच में आती है और उसके बाद दिल्ली में आप लोग रहते हैं वहीं, देखिए क्या स्थिति है फ्री बिजली फ्री पानी का, कैसे वहां की जनता शोषित हो रही है। हमने किसी को हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, हमने किसानों के लिए इतनी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, ये आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी एक ब्लॉक में आप अपने रिपोर्टर को भेजिए, लिस्ट से योजनाएं आपको मिलेंगी और उस पर काम करता हुआ आखिरी स्तर पर एटीएम जो लड़का है सिंचाई, वो क्या कहते हैं, कृषि मित्र एटीएम कहते हैं उसको, वो जाकर वो भी काम करता हुआ आपको मिल जाएगा। किसानों को बीज चाहिए टाइम पर, किसानों को हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बता दीजिए खाद के लिए कब लाठियां चली हैं, आपको याद हो तो हमको बता दीजिए। पहले की सरकारों में तो जो है कोटा जारी होता था और लाठियां चलती थी। जी। हम लोगों ने नीम कोटेड यूरिया दिया जिससे कि काला बाजारी रुकी, उसकी लाठियां चलनी बंद हुई। उत्तर प्रदेश में वो नहीं हो रहा। तो हम सिंचाई पर भी, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2014 से जब से हमारी सरकार आई और उत्तर प्रदेश में 2017 से जी दुगनी हो चुकी है किसानों की
आय चाहे जो भी बड़ी हो, हम नहीं कह सकते हैं कितनी बड़ी कितनी नहीं, परसेंटेज अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मगर एमएसपी जरूर दुगने से ज्यादा हो चुका है। तो आज हम किसानों के लिए बेहतर करने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब आता हूं मैं स्वास्थ्य पर। जी, स्वास्थ्य पर तो हम लोग आपके पिछले एपिसोड में डॉक्टर साहब भी थे, हम लोग काफी चर्चा किए थे। क्या अजय जी, अजय जी, जी डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं वो थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। साहिल जी के पास आवाज जा रही है मेरी? जी 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 जी, सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब, बोले। मेरा ये था साहिल जी, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो थोड़ा मैं अपनी खेती में भी इंटरेस्ट रखता हूँ। जो आपके शुगर मिल हैं, वो जैसे मैंने आज उनको गन्ना दिया तो वो 1 साल बाद उसका पेमेंट करते हैं, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। किसान का पैसा शुगर मिल के पास चला गया और विदाउट इंटरेस्ट वो 1 साल के बाद रिलीज होगा। एक तो ये बहुत बड़ी हम लोगों को फीडबैक है। दूसरी फीडबैक क्या है कि गन्ने का मूल्य जो 20 रुपए बढ़ाया है, उसमें जो उन्होंने अपने चार्जेस वहां से सेंटर से मिल तक बढ़ा दिए हैं, वो सिर्फ 10 रुपए के करीब रह जाता है। मिल मालिकों ने जो सेंटर से मिल तक पहुंचाने वाला खर्चा है उसको बढ़ा दिया है। जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। जो डीजल है, जो उस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है किसानों को, और जो ट्रैक्टर हैं उनको 15 साल के बाद अपने ट्रैक्टर फिर से कटवाने हैं, नए ट्रैक्टर लेने हैं। एवरेज किसान की इनकम में बता देता हूं, पर बीघा हमारे यहाँ 1000 मीटर का 1 बीघा होता है। 1 बीघे में करीब 5000 की आमदनी एक किसान को हो रही है। 100 बीघे में 5 लाख 1 साल के 100 बीघे का किसान कमा रहा है। क्या आप समझते हैं इससे अपने बच्चों को वो एजुकेशन दे पाएगा? कि क्या आप समझते हैं अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा पाएगा या अपने खर्चे निकाल पाएगा? डॉक्टर साहब, विषय से इसी विषय पर हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसानों के साथ जो है बड़ा अन्याय हो कर रही है सरकार, आप जैसे वो कर रहे हैं। सरकार किसानों के साथ है। आपने चीनी मिल के पेमेंट से शुरू किया, मैं बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक बजाज की ऐसी फैक्ट्री है जिसकी 2-3 फैक्ट्रियों में पेमेंट की दिक्कत है। बाकी 45 दिन के अंदर जो पेमेंट कहा जाता है वो कुछ दिन में 60 दिनों में हो जाता है। वरना मैं सिंभावली से लेकर वहां तक की बात कर रहा हूं, कुछ दिनों तक तो कैश देने का भी काम किया था, ये सूचना सरकार तक आई थी। और कुछ फैक्ट्रियों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2-3 फैक्ट्रियों को पेमेंट न देने के कारण ब्लैकलिस्ट में भी डाला है सरकार ने। वो इसी सरकार ने किया है, पिछली सरकारों ने नहीं किया है। ब्लैकलिस्ट में डाला है हमने उनको। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान, देखिए किसान खेती कर रहा है, मेहनत करता है। हमारे एक मित्र हमसे मिले दिल्ली में, उन्होंने कहा कि हमको अपने बिटिया की शादी करनी है। तो हमने कहा भाई करिए, अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि इस साल करेंगे तो हम इतना खर्चा कर पाएंगे और अगले साल करेंगे तो मैं इतना खर्चा कर पाऊंगा। हमने कहा कि वो क्यों भाई, 1 साल में इतना कहां से आ जाएगा? तो कहे उतना तो हम घिया बेच लेंगे गन्ने के साथ। तो किसानों का जो प्रोडक्टिविटी है ना, किसान खुद वैज्ञानिक हो गए हैं, सरकार की सहायता भी उनको मिल रही है। कृषि विज्ञान केंद्रों पर उनकी सहायता होती है और वहां ब्लॉक पर जो है उनको इतनी सुविधाएं हैं कि उस सुविधा से जो प्रगतिशील किसान हैं हमारे, आपके सहारनपुर चले जाइए, देवबंद चले जाइए, उस साइड में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सरकार उनके साथ मिलकर काम करती है और उनको नुकसान न हो, उनको एडवांस खेती के क्या तरीके बताए जाएं, उनको क्या क्या करना है, ये सरकार बताती है। हाँ, कहीं मैं ये कह सकता हूं कि उपज कम हो गई, कुछ चीनी मिलों की बदमाशी हो गई। इन सब चीजों की भी संज्ञान में लेते ही चीजें हम लोग उसको दुरुस्त करने का काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सरकार जब से आई है, आप एक डॉक्टर साहब वो उठाकर देख लीजिएगा हमारे 6 साल का और उसके पहले के किसानों का। हम लोगों ने लगभग जो है 1 लाख करोड़ के आसपास से पिछली सरकारों का पेमेंट भी किया था, वो लोग देकर नहीं गए थे। और अपनी सरकार में जो है बहुत कम उसमें लेकर आए कि किसान को पहले जो आप 1 साल कह रहे थे डॉक्टर साहब, अब कहीं कहीं किंचित हो रहा होगा, लेकिन मेरी जानकारी में बजाज शुगर फैक्ट्री को छोड़ दीजिए,
तो किसी दूसरी फैक्ट्री में 1 साल का पेमेंट नहीं रह गया है। अगर कुछ हो तो जरूर अवगत कराएं। ठीक है जी जी। जिस तरीके से अभी मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो मेडिकल क्षेत्र में इस बार क्या संभावनाएं हैं, और डॉक्टर बीपी त्यागी, आप बीइंग ए डॉक्टर और आपकी जो पार्टी है राष्ट्रवादी जनसत्ता दल, किस तरीके से उम्मीद लगाए बैठी है और किस तरह से देख रही है? ये मैं तो जी माननीय शाही जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनना था वो तो अभी तक नहीं बन पाया है। 45 मेडिकल कॉलेज ये बता रहे हैं कि बन चुके हैं, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि 30 और बनने हैं। लेकिन एक जिले में जो सरकारी अस्पताल होने चाहिए, पीएचसी होने चाहिए, सीएचसी होना चाहिए, उसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये असाध्य रोग क्या होते हैं ये मुझे जानकारी नहीं मिल रही है। ये क्या कैंसर है या ऐसा कौन सा असाध्य रोग है जिसको 100 करोड़ एलोकेट किया जा रहा है, उसके बारे में अगर मुझे थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। ठीक है शाही जी। डॉक्टर साहब देखिए, पिछली बजट में हमको लग रहा है कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा में 20,000 करोड़ के आसपास का बजट दिया गया था लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसमें मैंने अभी हम लोग पीछे बैठे हुए थे तो पिछले बार हमने आपको बताया भी था कि कितने हमारे पीएचसी होने चाहिए और कितने हम बढ़ा रहे हैं और कितने बढ़ाए। उसकी संख्या मैंने आपको बताया था कि हम अभी 943 है, 1073 करने जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर 3649 जो है पीएचसी और पीएचसी नई जो है वो कर रहे हैं। पीएचसी बन रही है 239 और पीएचसी जो है 130 नई बन रही है। ये आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, उसी हिसाब से बताया था। 45 जो आपने कहा मेडिकल कॉलेज का, हमने 4000 का सीट का भी बताया था, आपसे चर्चा किया था। 4000 सीट बढ़ रही है। नर्सिंग में भी सीट बढ़ी है 7000 के आसपास, पैरामेडिकल में 5000 के आसपास बढ़ी है। और जो ये असाध्य रोग में, एक असाध्य रोग वही नहीं है कि सिर्फ हम उसको कैंसर ही कह लें असाध्य रोग। बहुत से ऐसे रोग हैं जो उस श्रेणी में आते हैं। आप बीइंग ए डॉक्टर अगर आप चीजों को समझ सकते हैं, स्वास्थ्य आपका वो है, तो असाध्य रोगों में 1-2 रोग नहीं, ऐसे ऐसे रोग आ जाते हैं जिनको मतलब रोगी के आपके पास आता है तभी आप समझते हैं कि 25 साल से दवाई करा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। जैसे कभी हिंदुस्तान में टीबी को भी असाध्य रोग माना जाता था। अब सरकार उन्मूलन पर काम कर रही है उसके। हम लोग टीबी पर भी उस दिन चर्चा किए थे। तो सरकार का जो फोकस है कि हम जो है पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर ले जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने में हमने कुछ जगह नए मेडिकल कॉलेज बनाए, कुछ जगह जो जिला अस्पताल को उच्चीकृत करके वहां बनाए। तो उससे क्या हुआ, हमारे पास डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, पैरामेडिकल की ये संख्याएं बढ़नी शुरू होंगी। अब तो उससे ये होगा कि अगर हम इतने मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे, अभी कुछ मेडिकल कॉलेज पीपीपी पर बनाए जाने की बात हो रही है, 11 या 12 का, वो भी मैं आपको बता दूं जो आप पूछना चाह रहे थे। पीपीपी पर उसकी तैयारी हो गई है, वो भी बन जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। तो हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तब तक हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, उसकी आवश्यकता होगी। वहां पर टेक्नीशियन की आवश्यकता होगी, वहां पर बहुत सी लोग जो एड ऑन जो चीजें होती हैं जरूरत होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो वो बच्चे निकलकर कहाँ जाएंगे। इसलिए ये सब चीजें जो ये उच्चीकृत की जा रही हैं। तो आज आप बताइए कि कितने मेडिकल कॉलेज पहले हुआ करते थे। अगर हम 45 की बात कर दें, छोड़ दीजिए हम हर जिले में 80 जिले में नहीं दे पाए, 45 की बात कर लें तो क्या उत्तर प्रदेश में 17 के पहले 45 मेडिकल कॉलेज थे। 4000 डॉक्टर जो सीट बढ़ी है वो सीट उपलब्ध थी। यहाँ की सरकारों ने डॉक्टर साहब देखिए, पिछली मैं आपको कहूंगा तो शायद हास्यास्पद लगेगा कि 2017 के बाद न कोई सैफई महोत्सव मना, न 2012 के बाद मायावती जी का जो करोड़ों रुपए का जन्मदिन मनता था, अरबों रुपए का जो हार और सेट पहनती थी वो नहीं मनाती हैं। और अब कब जन्मदिन आता है, कब चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। वो दिन उत्तर प्रदेश ने देखा है कि जो धन संपत्ति आती थी वो 1-2 परिवारों में जाती थी। अब जो सरकारी कमाई हो या सरकारी चीज हो वो जनता के बीच में जाता है। कोरोना इसका उदाहरण मैं बताऊं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद जब वो कोरोना से ग्रसित हुए, उतने दिन छोड़ दीजिए, जैसे ही वो ठीक हुए
उत्तर प्रदेश के हर जिले में वो दौरा करके लोगों से पूछने का काम किया कि आपको दवाई मिला कि नहीं मिला, आपको पानी मिला कि नहीं मिला, आपको राशन मिला कि नहीं मिला, डॉक्टर आपके यहाँ आया कि नहीं आया। ये सब पूछने का काम पहले कोई नहीं करता था। नोएडा तक तो लोग जाते नहीं थे कि मेरी कुर्सी चली जाएगी। ये स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, इसीलिए उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, चाहे आप हो, अजय जी हो, या उत्तर प्रदेश की हमारी 25 करोड़ जनता हो, जो ज्यादा काम करता है उससे अपेक्षा बढ़ जाती है लोगों की कि हाँ, जैसे सचिन तेंदुलकर से, विराट कोहली से हम लोगों को हर मैच में सैकड़े की उम्मीद बढ़ जाती थी, उसी तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा डॉक्टर साहब, धीरे धीरे ये इसी 4 साल का और कार्यकाल हम लोगों का जो है, इसी कार्यकाल में आपको बहुत से बदलाव होते हुए मिलेंगे। एक एक्सप्रेस वे अखिलेश जी ने, एक मिनट में पूरी बात कर लूं, एक एक्सप्रेस वे बनवा दिया उन्होंने, उतरे नहीं उस पर से अभी तक। हम 19-20 की बात कर रहे हैं। सैफई में उन्होंने एयर स्ट्रिप बनवाया, वो किस काम का? हवाई अड्डा बनवा देते तो 4 लोग जाते। अयोध्या से अभी कल ही 8 शहरों की फ्लाइट चालू हुई है स्पाइस जेट की, पहले जो चल रहा था वो छोड़ दीजिए। तो उस एयर स्ट्रिप पर प्राइवेट जहाज बनाने के लिए सरकारी पैसा खर्चा किया जाता था। आज जो है सरकारी पैसा सरकारी काम के लिए और जनता के लाभ के लिए खर्चा किया जा रहा है। ये इतना बड़ा बदलाव आया। जी चलिए, ठीक है। डॉक्टर बीपी त्यागी, एक बात मैं पूछना चाहूंगा चलते चलते अजय जी, आपसे एक आखिरी कमेंट और आखिरी सवाल डॉक्टर अश्विनी शाही जी से। अब देखिए, हम उम्मीद तो करेंगे माननीय योगी जी से, शाही जी, हम ये चाहते हैं कि क्या इस बार हेल्थ में हमें, जो हमारा फाइनेंस कमीशन बोलता है कि हेल्थ में हमें टोटल बजट का 1% मिलना चाहिए, तो क्या ऐसा मिल पाएगा? डॉक्टर साहब देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारी केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हम लकीर के फकीर बनने वाले नहीं। हमको जहां आवश्यकता होगी वहां बजट देंगे और जितनी आवश्यकता होगी उतना बजट देंगे। भले ही हमको अनुपूरक बजट पेश करना पड़े, हम उसको करके देंगे, लेकिन हम काम करेंगे। हम लकीर के फकीर नहीं कि WHO क्या कह रहा है, हमारा फाइनेंस कमीशन क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं। वो एक वहां बैठकर ऑफिस में बना देते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, अच्छी चीज है, वो भी कोई डेटा कलेक्ट करके ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत मैं उनको कहूं। मगर हम जो धरातल पर काम कर रहे हैं, तो हम काम के वजह से पिछली सरकारों का, फिर एक बात हमको याद आ गई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी लड़ते लड़ते थके नहीं, लड़ते रहे। मेनिंजाइटिस वहां पर जो है, जो जिस तरीके से जापानी बुखार वहां था, आज वो खत्म कर ले आए। वो सरकारें खत्म नहीं कर पाई थी, आज खत्म कर ले आए हैं। आज रोगी नहीं है वहां, आज वो विभाग खाली रहता है। जी डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में बने रहने के लिए। अश्विनी शाही जी, आपने जिस तरीके से अपना समय दिया, तो आज से उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सत्र शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो फोकस रहेगा वो एक स्टार्टअप की तरफ रहेगा, MSME सेक्टर की तरफ, एक जिला एक उत्पाद, और किसानों को लेकर भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे मैंने कहा, बिजली सब्सिडी की हम बात कर रहे हैं, या निजी ट्यूबवेल है जिसके अंदर खाद है, यूरिया है, बीज है, इसके ऊपर फोकस रहेगा। और टूरिज्म पर फोकस रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार का। लाभार्थी संपर्क योजना भी है, जो यानी कि कुल मिलाकर ये जो बजट है, ये लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित तो जरूर करेगा। 5 फरवरी से ये बजट पेश होने जा रहा है और पूरे देश की निगाहें 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर बनी रहेंगी कि यहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके वित्त मंत्री सुरेश खन्ना किस तरह का बजट पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।